हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका कि ये लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बेसिकली बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। आपको हमने बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में बताया था, बायट-सैवर्ट लॉ पूरा डिस्कस भी किए थे, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसके बारे में भी बात किए थे। लेकिन इस लेक्चर में हम बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। और एप्लीकेशंस इसका कई है, जिसमें कि हम फर्स्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एप्लीकेशंस इसका ये भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें, एक सर्कुलर करंट लूप घूम रहा है, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालें। सेंटर पे हो सकता है एक वायर लूप ऐसा हो और इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो आपके सिलेबस में यानी कि 12th क्लास में ये 3 एप्लीकेशंस है जो बायट-सैवर्ट लॉ के आधार पर डेराइव करना होता है। कुछ डेरिवेशंस है, तो इस डेरिवेशंस का जो मेन पार्ट है वो है इंटीग्रेशन, और थोड़ा सा लॉजिक है जो कि आपको लगाना ही पड़ेगा। इसका जो मेन मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। तो थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशंस क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बस आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, इंटीग्रेशंस का झमेला है, आपको बता भी देंगे। थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे और थोड़ा सा लॉजिक, बस आपका काम हो जाएगा। अब हम सबसे पहला इसमें आते हैं कि ये कहता क्या है। देखिए, इस डेरिवेशंस में ये कह रहा है कि हमको निकालना है एक स्ट्रेट वायर है और जो इन्फिनाइट लेंथ का है, यही बात कह रहा है। देखिए, इन्फिनाइट लेंथ का फिजिक्स में कोई चीज़ होता नहीं। प्रैक्टिकली आप इन्फिनाइट को कितना लेंथ लीजिएगा तो उसको इन्फिनाइट नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक टर्म से बात करेंगे, लॉन्ग। अगर कोई कहे कि लॉन्ग वायर है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ लेंगे कि ये इन्फिनाइट वाला और लॉन्ग वाला केस एक ही है। तो चलिए, आपका क्वेश्चंस में कभी कभी लॉन्ग लिख देता है, तो आपको समझ जाना है कि यही वाला केस है। देखिए, इन्फिनाइट कोई वायर है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ये कह क्या रहा है, निकालना क्या है। तो ये कह रहा है कोई इन्फिनाइट लेंथ का एक वायर है, मान लिए वायर है और इसमें करंट आई दौड़ रहा है। अब इसके कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, ए डिस्टेंस, तो इसका एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे P। तो P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो सबसे पहला बात, हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे वायर में, कहीं से भी ले सकते हैं, आपका कोई टेंशन नहीं है कहाँ से लेना है। यहाँ से भी कोई निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप कहीं से भी इससे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस लीजिए और निकालने को निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि हम एक आर्बिट्रेरी यानी कि एक जनरल पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कहीं पे और फिर उसी को मानकर चलेंगे। तो आपको यही वाला लेंथ मान लीजिए ऐसा कर दे, ये यहाँ पे निकालिए, ए डिस्टेंस है। तो देखिए, क्वेश्चंस में दिया है ए डिस्टेंस पर निकालिए, तो ये कांस्टेंट है फिलहाल कि ये क्वेश्चंस में गिवन है ए डिस्टेंस पे। तो आपको सारा टर्म जो कंडीशंस है या जो डेरिवेशंस का लास्ट रिजल्ट है वो ए के टर्म में होना चाहिए। दूसरा टर्म इसमें आई है, आई के टर्म में होना चाहिए, ये दिया हुआ रहता है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर P मान लीजिए किधर होगा। तो बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि एक वायर अगर इसमें है और इसका छोटा सा लेंथ dl है, तो इसके इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस r मान लीजिए, इसके बीच का थीटा है एंगल, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, क्रॉस होता था। आप देखिए, वायर स्ट्रेट है, थंब से इसको डायरेक्शन शो करेंगे और कर्लिंग फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कैसा हो गया, ऐसा अंदर, तो यहाँ भी क्या होगा अंदर, लेकिन हम लेंगे कहाँ से, एक छोटा सा dl लेंगे यहाँ से। तो dl क्या है, लेंथ है, जिसको हम क्या कहेंगे, तो ये वाला पॉइंट पर यहाँ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, छोटा सा लेंथ के लिए, तो ये भी लेंथ क्या छोटा सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, db वेक्टर हो जाएगा। और किधर होगा, ये इनसाइड पेज हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। अच्छा, इस पार लेंगे तब देखिए इस पार में क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा। तो कोई यहाँ पे भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो चलिए हम एक तरफ डिसाइड करेंगे पहले। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बस इस पूरे वायर के कारण, ठीक है। अब ये वायर के कारण जब निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, ये लेंथ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए, या इन्फिनाइट लेंथ है, तो बहुत बड़ा लेंथ का वायर है। लेकिन हमने लिया db कितने के लिए, सिर्फ
छोटे से लेंथ के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई हमको पूरा लेंथ हो जाए, तो डीएल को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके बड़ा करना पड़ेगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन जब होगा तो समझिए कभी यहाँ पे अगर डीएल होगा, मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पे लेंथ होगा और एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे होगा, तो इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आने लगेगा, सभी का आएगा। और जब सभी का आएगा तो डायरेक्शन अगर सबका अलग अलग हो जाएगा तो आप वेक्टर को जोड़िएगा कैसे, सभी अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है। तो एक ने बनाया डीवी, दूसरे ने भी डीवी, दूसरे ने भी डीवी, और धीरे 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 अगर हम सभी को देखें तो सभी का डायरेक्शन कॉमन है जो कि बोर्ड के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको ये समझ में आ गया कि आप किसी भी जगह पर आप जाइए, लेंथ लीजिए, सभी का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, तो बस सभी को जोड़ देंगे तो ये सिंपल डीवी इंटीग्रेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का कोई झंझट नहीं। अगर डायरेक्शन बदल रहा होता तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग डायरेक्शंस के वजह से बदल जाता, यहाँ पे हम डायरेक्ट अब जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये कहानी हो गया यहाँ तक। अब हम इसमें बात करेंगे करना क्या है, डेरिवेशंस को कैसे स्टार्ट करें। देखिए सबसे सिंपल सा बात होता है, बच्चे को डेरिवेशंस भी आता है लेकिन उसको शुरुआत करने में दिक्कत होती है। तो जो जो परेशानियां आती है बच्चे के दिमाग में वो हम यहाँ पे आपको राइज करेंगे, वो दिमाग में आपको डालेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, और फिर आप उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वी सपोज ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एज शोन इन फिगर। हम ये लिख देंगे कि माना कि एक तार है जो सीधी तार है और उसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है और ए दूरी पर हमको परपेंडिकुलर दूरी पर पी पॉइंट है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन था, इसी तरह हमने मान लिया। अब हम लेंगे कि वी विश टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाए। कितना निकलेगा ये तो बाद की बात है, ये हम चाह रहे हैं तो ये लिख भी दिए। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करेंगे बहुत सारा चीजें। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वायर ले लेते हैं, वायर ले लिए और ये वायर जो लिए हैं इसमें हमने एक ये करंट भेज रहे हैं आई जो कि ऊपर की ओर है, और इससे डिस्टेंस क्या है ए डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो डीबी बन रहा था। लेकिन किसके लिए, एक छोटा सा लेंथ के लिए। हमने एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे डिसाइड किए हैं जिसका नाम है डीएल। तो देखिए यहाँ से डीएल और इसके बीच जो एंगल होगा इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस को आप मानिएगा क्या, आर वेक्टर। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, थीटा। ये भी 90 है, ठीक है। लेकिन इस थीटे के बाद अब देखिए ये वाला इंटीग्रेट होगा, डीएल धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, तो ये पूरा इन्फिनाइट लेंथ का मान लीजिए आप इस तरह से। तो फिलहाल अभी हम इतने सा लेंथ का मान लेते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप सिंपल एल मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का। फिलहाल अभी ऊपर भी होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक का वायर का होगा। तो देखिए वायर का लास्ट एंड कहाँ है, यहाँ है। तो वायर का लास्ट एंड अगर यहाँ पे है और एक एंड यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का वायर की अगर बात करें लेंथ की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डीवी नहीं, तब क्या बनाएगा, बी बनाएगा। तो बी तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद बनेगा, लेकिन वो बी जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक लेंथ का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम इसका ये तो जनरल हो गया। अब इसमें एक एंगल अगर हम यहाँ पे मान लें, देखिए इसको अब थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं। ये वाला चीजें था हमारा क्या, ये वाला था आर वेक्टर जिसको बोलते थे, और ये क्या था, थीटा। अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक और जगह पे यहाँ पे डीएल ही मान लेते हैं। तो देखिए लेंथ हमको कहाँ से निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ से यहाँ तक का। अगर आपको डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे लेंथ वाइज, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीवी नहीं होके क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बड़ा ऐसा। लेकिन अब हमको करना क्या है, इसको डिराइव करने से पहले हम इसमें ये मान लेंगे, देखिए इसको एंगल हम इधर जो मानते हैं
इसको जनरल एंगल जो ये डीएल यहाँ पे आर से अटैच्ड है इसको मान लेंगे फाई। क्या मान लेंगे? फाई। और ये क्या है? थीटा है। तो देखिए ये थीटा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच है, तो ठीक है। अब जो यहाँ पे ये फाई हुआ तो ये जनरल फाई तो नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको आप फाई 1 मान लीजिएगा या इसको फाई 2 मान लीजिएगा। तो फाई 2 इस लाइन से इधर जाएगा, तो फाई 2 क्या होगा? इतना सा पार्ट डीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है फाई 2। लेंथ वाइज भी अगर देखें इस एंगल का, अगर फाई 2 की बात करें तो ये लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना सा पार्ट। और इसके बाद इधर वाला जो पार्ट है इसको मान लीजिए आप फाई 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी जगह पर कोई मान लेता है फाई 1 को ही कोई मानता है बीटा और फाई 1 को मानता है अल्फा। अब लेकिन इसमें अल्फा में देखिए थोड़ा सा अंतर है, नीचे की ओर जो जा रहे हैं हम इधर की ओर जा रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे नेगेटिव, और चूंकि ये इसका उल्टा हो गया ऊपर तो इसको हम मान लेंगे पॉजिटिव। तो यानी कि अगर आप लेंथ को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से यहां तक लेंथ को इंटीग्रेट कीजिएगा, लेकिन अगर फाई के टर्म में आप इंटीग्रेट करते हैं तो फाई देखिए क्या होगा? ये पूरा लेंथ कवर कब होगा? जब ये लेंथ क्या हो जाएगा? फाई 2 बन जाएगा प्लस की ओर ऊपर की ओर, और फिर ये इधर क्या चला जाएगा? माइनस की ओर नीचे। नीचे वाला को माइनस लेते हैं क्योंकि ये हमने मान लिया यहीं से ओरिजिन है, तो मान लीजिए इधर नीचे लेंथ चला गया तो नेगेटिव मान लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो एक प्लस एंगल होगा एक माइनस होगा। अगर आप दोनों प्लस लेते हैं, देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपने यहां से लिया फाई 1 और फिर लिया फाई 2, तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों पॉजिटिव ले लिए तो इसका मतलब क्या होगा? ये लेंथ यहां से यहां तक का रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि अगर आप लिमिट लगाइएगा फाई में 1 से 2 तक तो ये यहां से यहां तक रिप्रेजेंट कर देगा, ये पूरा लेंथ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ये दोनों प्लस लेते हैं तो, और एक को अगर माइनस लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा उल्टा। तो ये जो डंडा इधर जा रहा था फाई 1 तो ये अब किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो ये जहां जाएगा तो ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को। तो बात समझ में आ गया? लोग इसी में कंफ्यूजन होता है जो लिमिट लगाते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये लिमिट में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखिए हमने ये लिमिट के बारे में आपको समझा दिया। आप जो लेना है फाई 1 लीजिए, फाई 2 लीजिए। अच्छा, यहाँ पे फाई 1 को हमने अल्फा माना है, फाई 2 ऊपर वाला लीजिएगा तो ये बीटा कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप फाई 2 लीजिए बीटा प्लस में या फाई 1 लीजिए अल्फा, ये पूरा लेंथ ही रिप्रेजेंट कर देगा एंगल के टर्म में। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें एक छोटा सा और चीज करना है कि इस चीज को देखिएगा, थोड़ा सा इसको आगे हम लगा दें तो ये यहां पर जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा ये क्या होगा? डी फाई होगा। नहीं तो डी फाई में भी आप एक बात ध्यान से देखिएगा, आप डी फाई में जब इंटीग्रेट कीजिएगा फाई को तो ये पूरा इधर हो जाएगा इंटीग्रेट, तो ऊपर की ओर जाएगा, और इस नीचे वाले लाइन को रिप्रेजेंट कीजिएगा इधर की ओर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह भी समझ सकते हैं। अब देखिए इस डीएल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे डीबी है, ठीक है, और ये एल है, ये ए है, हमने ये मान लिया, ये वाला डिस्टेंस आर है। आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझाना था हमको, समझा दिए। अब देखिए इसके बाद ये डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है डीबी। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखिएगा? बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा या इसको सीधा डीबी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई, और डिस्टेंस यहाँ कौन सा लीजिएगा? आर स्क्वायर, ये वाला, क्योंकि ये आर वेक्टर लगाए इधर डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो आर ही है इधर, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप लीजिएगा वो आर हो जाएगा। ये बायट-सवर्ट लॉ कहता था। और एक और चीज, साइन, कौन सा था? साइन डीएल और किसके बीच? डीएल और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था वो साइन थीटा होता था, ना कि फाई लेना है। ये बात भूल से भी नहीं कीजिएगा कि फाई ले लीजिएगा, फाई नहीं, यहाँ पे क्या है? थीटा। ये यहाँ पे था, ये बायट-सवर्ट लॉ के हिसाब से था, तो ये तो बायट-सवर्ट लॉ हमने यूज किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको डीबी क्या हो, वेक्टर में था, और डीबी वेक्टर को अगर आप पूरा इंटीग्रेट कीजिएगा
तो dB हम क्या बोले थे, इस यहाँ से किसी भी लेंथ पर आप लीजिएगा सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। तो आप इसका मतलब क्या है, जित छोटा छोटा लेंथ का भी अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा dB 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 करके, तो वो सब dB एक डायरेक्शन होगा, सिंपली जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन वाले के लिए कोई वेक्टर एडिशन का दिक्कत नहीं होता है, वो सब के सब अलजेब्रा की तरह जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अलजेब्रा की तरह जोड़ देंगे, तो अलजेब्रा की तरह जोड़ने वाला जो टर्म है वो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले इसका जो वैल्यू हो गया वो लिख देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो देखिए dB इंटीग्रेट होगा, जीरो से क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत छोटा लेंथ जीरो ले लिए, तो यहाँ तो जीरो था, फिर धीरे 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 बड़ा किए, इसको पूरा dl को बड़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dB से क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, b वेक्टर बराबर, अच्छा देखिए इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, म्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, अच्छा करंट भी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल करंट होगा तो वहाँ पे वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा। हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट वाला करंट ले लिए, करंट कुछ भी है, आई है मान लीजिए, तो आई बाहर हो गया, डीएल तो वेरिएबल होगा, लेंथ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर क्या है साइन थीटा। थीटा देखिए थीटा बदलेगा कि नहीं, आप जरा यहाँ से देखिएगा इस फिगर में थीटा बदलता है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो ये डीएल है और ये क्या है आर वेक्टर, इसके बीच थीटा है, तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके बीच का भी जो एंगल होगा वो अभी थीटा 1/2 हो जाएगा, और फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो देखिए यहाँ और डीएल और आर के बीच थीटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो थीटा जैसे जैसे ये डीएल ऊपर चढ़ते जाएगा वो थीटा का वैल्यू बदलते जाएगा, और जब यहाँ डीएल पहुँचेगा तो देखिए थीटा और आर डीएल के बीच कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मतलब थीटा वेरिएबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल वेरिएबल है। तो थीटा वेरिएबल है, देखिए आर वेरिएबल है कि नहीं, आर तो इसी को न माने थे, तो फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका तो R2 हो जाएगा, फिर यहाँ R3 हो जाएगा, और यहाँ R4 हो जाएगा, जो कि A के बराबर है। तो R भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है R का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो बदल रहा है हर जगह पे। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना हो गया, एक तो हो गया DL, एक हो गया थीटा, और एक हो गया क्या R, तीन वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बाहर होगा, देखिए म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा 4 पाई इंटीग्रेशन DL साइन थीटा अब बटे क्या है आर स्क्वायर। अब यहां से जो इंटीग्रेशंस करने है वो मैथमेटिकल पार्ट है, अब आपको फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप मैथ अगर आपको आता है तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है खास करके उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फास्ट दे देंगे, स्टेप काट देंगे बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे करते क्या है, चलिए यहाँ से तो हमारे पास 3 वेरिएबल है और इंटीग्रेशन कहता है अगर एक वेरिएबल हो जाए तो फिर वो आसान हो जाएगा। 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल के रूप में लाना है, तीनों को किस टर्म में लाएं कि आसान हो जाए। तो देखिए आप जिस टर्म में एल में ले जाना चाहते हैं एल में चले जाइए, थीटा में लाना चाहते हैं थीटा में आ जाइए, फाई में लाना चाहते हैं फाई में आ जाइए। तो देखिए ज़्यादातर जो क्या करता है आसान जो होता है वो फाई वाला टर्म होता है आसान। तो देखिए यहाँ पे फाई के टर्म में हम सभी को लाना चाहते हैं, साइन थीटा को फाई में, डीएल भी फाई में कन्वर्ट हो जाए, आर भी फाई के साथ एसोसिएट हो जाए, ये हम प्रयास करेंगे। और करेंगे कैसे ये देखिए, तो सिंपल सा बात आपको फिर से फिगर बनाते, फिगर बहुत मायने रखता है। देखिए ये थीटा है और ये क्या है फाई है, और यहीं पे डीएल था, और ये वाला लेंथ क्या है एल माने थे आपको, यहाँ पे बताए थे हम शुरुआत यहाँ से एल है। तो देखिए ये वाला लेंथ क्या है ए है, तो एक बात ये 90 है। तो एक बात देखिए यहाँ पे ध्यान से, थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा 90। तो एक बात बताइए थीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस क्या फाई, और चूंकि यहाँ साइन थीटा है तो इधर लगा दीजिए साइन थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी साइन का फंक्शन लगेगा 90 माइनस क्या फाई। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली में साइन 90 माइनस फाई बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई। कन्वर्सन 1 काम हो गया हमारा। अच्छा इक्वेशन 1 इसको लिखिए,
और बाकी इसको इक्वेशंस 2 बना दीजिए। हमने वेरिएबल वैल्यू रखा, साइन थीटा को कॉस फाई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये हमने देखा, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो करेंगे डीएल का कॉन्सेप्ट। डीएल को हमको फाई में कन्वर्ट कर दें तो आसान हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा कि इस टर्म में, एंगल के टर्म में हम ज्यादातर करते हैं कन्वर्सन। तो ये अब जो डीएल है, तो देखिए यहाँ पे डीएल कैसे एसोसिएट हो जाएगा। आप इसको आर लिए हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप फाई को एल के साथ और आर के साथ जोड़िएगा तो देखिए एल भी वेरिएबल है और एल तो वेरिएबल है क्योंकि डीएल यहाँ है, तो लेंथ यहां से यहां तक एल है, यहां चला जाएगा तो ये लेंथ एल का लाएगा। तो अलग अलग जगह पर एल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहानी ये रखना है इसमें कि एल और आर वेरिएबल है, तो इसमें कभी भी एसोसिएट नहीं करेंगे क्योंकि फाई के साथ जैसे इसको जोड़ेंगे फिर तो वेरिएबल में आ जाएगा। आप हमेशा एक कांस्टेंट के साथ यूज कीजिए। तो देखिए इसमें कांस्टेंट फिलहाल क्या है, ए है। ए जो है वो गिवन है शुरुआती क्वेश्चंस में कि 5 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो ये कांस्टेंट है। ए के टर्म में पहले सब चीज को यूज कीजिए, फाई को। तो देखिए एल को रिप्लेस करना है तो एल और ए में ये क्या है, इसके सामने वाला पी होता है, इसके वाला बी और ये वाला एच। तो पी और बी में किसका रिलेशन है, फाई का। तो आप यहाँ पे देखिए टेन फाई लिख सकते हैं क्या, पी बटे बी आप यूज कीजिएगा, पी के जगह क्या यूज कीजिएगा, एल, और बी के जगह क्या है, ए। तो यानी कि टेन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बटे ए, और एल आपको चाहिए तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए टेन फाई। यहां तक कोई दिक्कत है, तो ए टेन फाई आया। अब देखिए अब हमको इसको डीएल चाहिए, और डीएल आप एल को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इन डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन देखिए क्या कहता है, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आप एक एल के टर्म में कीजिए या थीटा के टर्म में कीजिए, आपको करना है इसके टर्म में फाई के टर्म में, ज़्यादा आसान लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, फाई के टर्म में डिफरेंशिएट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एल बाय क्या, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर भी है, डी फाई इधर भी लगा देंगे, तो इधर क्या है, ए टेन फाई हो गया यहाँ पे। तो देखिए डी एल बाय डी फाई बराबर क्या लिखिएगा आप, तो ये तो हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी टेन फाई बाय क्या हो जाएगा, डी फाई। तो देखिए डी एल बाई डी फाई को आप कुछ नहीं कर सकते, एल अलग वेरिएबल है, फाई अलग है, तो ये एज इट इज उतरते ही चला जाएगा बार बार। बहुत सारे बच्चे को ऐसा दिक्कत होता है, तो देखिए यहाँ पे उतार दिया हमने ए टेन फाई का जो डिफरेंशिएशन का रूल है। देखिए यहाँ पे अगर आप टेन फाई का अगर डिफरेंशिएशन का रूल अगर देखिएगा तो टेन फाई का पूरा डिफरेंशिएशन का रूल ही होता है सेक स्क्वायर फाई, ये होता है इसका रूल। तो हमने ये लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसको उस साइड ले जाइएगा, ऐसे सोचते हैं लेकिन इसका प्रोसेस तो थोड़ा दूसरा है। बस अभी आप समझिए कि ये इंटरचेंज कर दिए तो ये हो गया। तो डीएल का भी वैल्यू हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, फाई फाई के टर्म में। ये कहानी बन गया अब हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसको एक बच गया क्या, अभी भी हमारा बचा हुआ है, डीएल फाई में हो गया, साइन थीटा फाई में हो गया। अब बचा क्या, आर को फाई में करना। अब आसान है, आर देखिए फाई में हो जाएगा कन्वर्ट तुरंत। कैसे, देखिए आर को ए के साथ ही जोड़ना है, आपको हम बार बार बोले एल के साथ जोड़िएगा, फिर एक एल घुस जाएगा, तो एल रखना ही नहीं है, ए रखेंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है। तो देखिए आर और ए में किसका रिलेशन है, एच और बी, तो कॉस का रिलेशन होता है, कॉस फाई बराबर क्या होगा, बी बटे एच। तो यहाँ बी के जगह क्या है, ए है, और एच के जगह क्या है, आर। तो अब देखिए आर बराबर क्या लिखिएगा, ए अब बटे क्या है, कॉस फाई। आप इसको लिख सकते हैं कॉस, वन बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेक फाई। चलिए ए सेक फाई इसको बना लिए, इसका इक्वेशन नंबर 4 दिए। अब देखिए आर भी आ गया, डीएल भी हो गया, साइन थीटा। अब इसको सभी का वैल्यू एक इक्वेशंस पे रख दीजिए इस पे। तो देखिए इस पे इक्वेशंस पे रखिएगा तो क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं इसको वाला, और देखिए फिर से यहां से चलते हैं। तो देखिए यहां क्या है, b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह क्या यूज कीजिएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई और इनटू यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस फाई, या इसे रख दीजिए, और बाय क्या हो जाएगा आर के जगह क्या है ए सेक फाई, यही ना है। अब इसका यहाँ आर स्क्वायर है असल में, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कहानी क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई, यहाँ पे लिख देते हैं और लास्ट में इसको लिखेंगे डी फाई। अब बटे यहाँ क्या करेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, देखिए सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई कट गया, ए का एक पार्ट कट गया, बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल बन जाता है ये म्यू नोट 4 पाई। अब देखिए ए नीचे बचा है, एक कांस्टेंट है बाहर भी हो गया, यहाँ पे क्या बचा इंटीग्रेशंस के भीतर में कॉस, और क्या बचा कॉस फाई बचा, और क्या बचा डी फाई, नीचे कुछ बचा है नहीं बचा है। तो चलिए इतना सा हमने फॉर्मेट ले आया। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब हम इसको इंटीग्रेशंस देखेंगे, b बराबर म्यू नोट बाय 4 पाई ए, और यहाँ क्या है कॉस फाई और डी फाई। अब आता है इंटीग्रेशंस, तो लिमिट चाहिए, क्योंकि बिना लिमिट का फिजिक्स में कोई यूज नहीं हो जाएगा, कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वो इनडेफिनिट हो जाएगा। हमको डेफिनिट में जाना है कि वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, क्या होगा। तो देखिए फाई ही यहाँ पे वेरिएबल हो गया, अब हमने फाई के टर्म में ले आया, तो अब फाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कीजिए, लिमिट क्या लगाइएगा। तो आपको हम पहले भी बता दिए थे ये वाला चीज कि फाई देखिए क्या है, फाई कौन सा है डी फाई है, तो डी फाई को फिर से आप समझिए कि देखिए ये आर है, और यहां से आप जोड़िएगा इसको, ये वाला, तो ये है डी फाई। तो डी फाई में एक पार्ट किधर जाएगा ऊपर की ओर, और एक पार्ट नीचे वाला क्या होगा इधर, तो ये पूरा डीएल क्या हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा। और हमको इस पूरे वायर का चाहिए, इतना बड़ा वायर का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो देखिए फाई को आपको पहले भी बताए थे कि फाई अगर मान लीजिए ऐसा है, तो आप यहां से अगर कंसाइडर करते हैं तो यहाँ पे आप डीएल सोचिएगा, वो तो 90 डिग्री होगा शुरू में, इसलिए हम इसको छोड़ दिया अभी। तो यहां से अगर आप सोचिएगा तो एक पार्ट क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और एक पार्ट क्या हो जाएगा नीचे। तो आपको हम शुरू में भी बताए थे कि इस जगह से आप यहाँ पे चले आइएगा, जिसका नाम क्या दीजिएगा फाई 1, तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा अल्फा नेगेटिव कहलाएगा, या अल्फा ले लीजिए इसका मान, या इसको फाई 1 ही लीजिएगा, तो फाई 1 को लीजिएगा माइनस में, क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं इस पोर्शन से इस तरह से। तो देखिए इस पोर्शन से जब ऐसे जाइएगा एंगल को फाई को करके, तो आप इतना सा डिस्टेंस कवर किए, अब फिर फाई 2 को आप ऐसे करके जाइएगा, तो देखिए इतना सा डिस्टेंस कवर किए, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड फाई 1 और फाई 2 दोनों चाहिए, तो आपका पूरा कंप्लीट लेंथ कवर हो जाएगा, और इसी कंप्लीट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि हमने फाई को कहाँ से कहाँ लिमिट लगाया, फाई 1 हो गया नेगेटिव, अच्छा इस जगह पे हमने माइनस अल्फा भी रख देता है, कोई नहीं भी रखिएगा कोई बात नहीं, तो आप माइनस फाई लीजिए, और क्या लीजिएगा प्लस फाई। प्लस फाई इसलिए लिए क्योंकि लोग को लगता है कि माइनस ही क्यों ले रहे हैं और प्लस क्यों ले रहे हैं। देखिए माइनस इसलिए इसको ले रहे हैं क्योंकि इसके नीचे की ओर जा रहे हैं, बस आप इतना ही समझिए, और ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो दोनों का एंगल का अपोजिट है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो नीचे वाले को हमने नेगेटिव माना है, ऊपर वाले को हमने माना पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये लेंथ जो है इस ओरिजिन अगर आप इसको मानते हैं तो इससे ये नीचे का पार्ट है, तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है पॉजिटिव सेंस। बस इतना सा ही कहानी है। अब यहाँ पे आप लगाइएगा, तो आप लिमिट क्या लगाइएगा, लिमिट लगाइएगा, मान लीजिए कोई लगाता है माइनस अल्फा लगा दीजिए, कोई लगाता है प्लस इधर बीटा, फाई 1 भी लगा सकते हैं, कोई इस तरह से भी लगा सकता है फाई 1, और कोई लगा सकता है इसको फाई 2, तो दोनों मर्जी है जो, और नहीं तो फिर आप अल्फा बीटा में ले लीजिए, बीटा हो गया। अब ये जो कहानी आया, अब इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दीजिए, मिटाते हैं इसको, देखिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए
और कॉस का इंटीग्रेशंस होता है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशंस कॉस का अगर आप यूज कीजिएगा तो कॉस का इंटीग्रेशंस होता है साइन फाई। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एक फॉर्मेट लेंगे साइन फाई, और साइन फाई कहाँ से जाएगा, माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक। तो यहाँ पे बीटा लेते हैं, ये बी है, तो म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो पहला टर्म आता है वो अपर लिमिट बीटा माइनस, फिर क्या हो जाएगा साइन माइनस अल्फा, ये हो गया हमारा लिमिट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस साइन माइनस जो अल्फा है वो क्या होगा। तो माइनस साइन अल्फा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ पे आप समझिए कि साइन जो माइनस अल्फा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है साइन का, तो ना माइनस साइन वैल्यू हो जाएगा, नहीं -30 डिग्री। अगर कहेगा साइन -30 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बस क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए बी बराबर म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा माइनस, और ये माइनस तो हो गया, और ये क्या हो गया माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया यहाँ पे कहानी। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा माइनस माइनस क्या प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए इसको जनरलाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यही रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिनाइट वैल्यू लेंथ वाले वायर का है, लेकिन अगर हम इसको इनफिनाइट का निकालना है यहाँ पे, अभी तो हमने इतने सा वायर का लेंथ के लिए निकाला, अब हमको कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इनफिनाइट लेंथ वाले के लिए निकालिए। तो इसमें कई केसेस आएगा, हम उसी केसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये चीजें देखा। अब इसमें आप समझिए कि ये निकला क्या, ये निकला इस तरह का कोई वायर है, इसमें आप यहाँ से कोई एक डिस्टेंस ले लिए ए वाले पे, इधर का जो एंगल है वो हो गया यहाँ पे क्या बीटा, इधर वाला एंगल क्या हो गया अल्फा, ये डिस्टेंस ए है। तो यहाँ पे करंट इसमें आई जा रहा है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा क्रॉस होगा, इनसाइड बोर्ड होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए, ये डिस्टेंस इनटू क्या साइन, अच्छा अल्फा भी प्लस में बीटा भी, इसको पहले लिख दीजिएगा आसान लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा, बस यही वैल्यू आ गया इसका। तो देखिए इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल यहाँ पे बना रहा है, और ये वाला इस जगह बना रहा है, और ये दोनों एंगल से यहाँ तक करेगा, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो देखिए यहाँ पे करंट आई जा रहा है, यहाँ दिखे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर लिए थे ए लगाए, इस जगह पर बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ बीटा लिए, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ अल्फा लिए, और यही चीज कहानी हो गया इसका फॉर्मूला। तो देखिए ये आपको कहीं निकालने में दिक्कत नहीं होगा। और चलिए हम इसका स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट में। तो मिटाते हैं इसको, इफ वायर जो है इनफिनाइट लेंथ का है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीच से ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप जरा इसको ऐसे समझिए कि ये डिस्टेंस अगर ये बीटा था और ये क्या था अल्फा, और ये वाला डिस्टेंस ए था, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था हमको, तो यहाँ पे क्या लगाते थे म्यू नोट आई बाय साइन 4 पाई ए, यहाँ क्या होता था साइन अल्फा प्लस साइन क्या बीटा। अब देखिए जरा सा इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है,
तो ये वाला एंगल जो इधर जा रहा था वो कहाँ तक जाएगा, इस तरह से चलते 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 जैसे जैसे आप दूर जाइएगा ये लेंथ बढ़ेगा, और दूर जाइएगा और लेंथ बढ़ेगा, और ये कह रहा है कि ये कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए। तो ये लाइन कहाँ मीट करेगा, यानी एक पर दो पैरेलल रे कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी पर। तो ये नहीं कि ये लाइन जो हमने इधर ले रहे थे आर, इसको भी क्या लेना पड़ेगा, पैरेलल लेना पड़ेगा, और ये पैरेलल भी होगा इसका। तो देखिए ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अल्फा का केस क्या हो जाएगा, 90 हो गया, तो मतलब इधर चलेगा इन्फिनिटी तक। अगर कह रहा है इधर भी चलना है आपको इन्फिनिटी तक, तो इसको ऐसे बढ़ाइए, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जब पैरेलल हो जाएगा इस रे का तो ये कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो यानी बीटा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया। तो देखिए अगर ये ऐसा केस कर दें कि एक इन्फिनाइट वायर वाला लेंथ है, तब उसका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तब देखिए इसका एक ही कहानी बन जाएगा अब आसान से। ये मिडिल पॉइंट पर है और ये इन्फिनिटी का इधर है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। तो यानी कि यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इधर अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, बी का वैल्यू अब लिखिएगा क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या लिखिएगा, 90 डिग्री। तो यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0 I बाय, ये 1 हो गया इसका वैल्यू, और इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कहानी, बीटा बराबर μ0 I बाय 4 पाई ए, और यहाँ गुना क्या होगा, 2 कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा बराबर μ0 I बाय 2 पाई ए। ये कहानी हो गया। तो एक इन्फिनाइट वायर के वजह से या लॉन्ग वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी सेंटर से, बीच से, आधा इधर इन्फिनिटी थी इस साइड है और आधा इधर पोर्शन है वायर का, और मिडिल से जब लेंगे तब ये वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मिडिल से ना लेके एक साइड से ले तो वो भी तो इन्फिनाइट ही वायर होगा, लेकिन लोग उसको सेमी इन्फिनाइट भी कहते हैं। तो देखिए ये ऐसा केस हो जाएगा। देखिए केस नंबर 2, फील्ड बी एट वन एंड, एक एंड तरफ ले। अगर मान लीजिए आप इस तरह से लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से लीजिएगा, इधर आप इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो यहाँ पे लीजिएगा, मान लीजिए इस जगह पे, इस जगह पर आप एक ही तरफ इन्फिनाइट ले जाते हैं, इसका ऊपर पोर्शंस खत्म कर दिए। तो देखिए इसका क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, अल्फा होगा बराबर क्या, 90, और बीटा जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0। बीटा तो एंगल होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर है नहीं वायर, यहाँ पे बिल्कुल सट गया, तो बीटा 0 हो गया। तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बी म्यू आई 4 पाई ए। अच्छा ये बीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये बीटा होता है और ये बी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा तो 90 हो जाएगा, प्लस साइन बीटा क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, μ0 I बाय 4 पाई ए, और ये तो 0 हो गया, तो ये क्या बचा, 1, तो 1 ही गुना हो जाएगा, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना सा ही वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों में तुलना कीजिए, तो आपको क्या लगेगा, ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, इससे दुगुना है तकरीबन। क्यों दुगुना है, अगर आप इसको मान लेते हैं मिडिल पॉइंट पर है, ये मिड पॉइंट पर है और ये एंड पॉइंट पर है, तो आप रिलेशन देखिएगा इन दोनों में क्या होगा। तो अगर इसका पोर्शंस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी, अगर जो इसका वैल्यू देखिएगा मिड पॉइंट का, और ये क्या है बी एंड का, तो ये 2 टाइम्स क्या हो गया, एंड पॉइंट का। गुना कीजिएगा, देखिए इसको 2 से गुना कीजिए, या नीचे भाग लग जाएगा, कट जाएगा 2। तो इसका पोर्शंस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर इन्फिनाइट लेंथ का और मिडिल में निकाल रहे हैं, और इन्फिनाइट लेंथ है लेकिन उसका शुरुआत में निकाल रहे हैं, 1 एंड पे निकाल रहे हैं, तो इसका देखिए क्या होगा, 1 एंड का जो वैल्यू होगा वो हाफ होगा किसके, मिड वाले के तुलना में। और मिड वाले की बात करेंगे तो एंड वाले के से दुगुना हो जाएगा। तो देखिए ये कहानी ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा लॉजिक से भी देखिए। इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि अगर ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये इन्फिनाइट लेंथ ही जा रहा है, तो ये इधर से भी कंट्रीब्यूशंस करता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ, और ये इधर से भी कर रहा था,
तो अगर ये नहीं रहेगा तो इधर का पोर्शन का कंट्रीब्यूशन तो इधर रहेगा नहीं, तो सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिर्फ यही पोर्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है, आधा पोर्शन तो हमने ऊपर का गायब कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो आधे सिर्फ बचा। तो देखिए ऐसा केस भी आपको आएगा जहां पे आपको इस तरह का भी निकालना है। चलिए ये एक कहानी हो गया क्लियर। इस जगह पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एंड पे और इस पे, अगर आपको कहे हाफ पोर्शन तो भी निकाल सकते हैं। अगर ये सिर्फ ऊपर का बात करेगा, यहाँ पे है ऊपर जाएगा, तो इसका पास भी क्या होगा, बी एंड वाला ही कहानी होगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ये भी यही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। करंट इसमें क्या जा रहा है, आई, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट आई जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा, अंदर की होगा। तो डायरेक्शंस भी आपका क्लियर हो गया, और हमने रिलेशंस भी देखा और स्पेशल केस भी देखा। अब देखिए कई जगह पर इसका यूज होता है, जो फार्मूला में होता है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो थोड़ा सा उस पे आते हैं। मान लीजिए एक वायर ऐसा है और यहां से इस तरह से एंगल इस तरह से बना रखा है, तो ये वाला तो आप जनरल केस जानिएगा। अच्छा चलिए, एक इस तरह से वायर है और यहां से ले रहे हैं, इधर का एंगल मान लीजिए ये 60 डिग्री है, और ये आई जा रहा है 2 एम्पियर, और ये 5 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो आप इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या लगाइएगा, यहाँ पे क्या होगा बीटा, और यहाँ क्या होगा अल्फा। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए यहाँ है, और यहाँ क्या होगा साइन कितना बीटा या अल्फा, और प्लस क्या साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या दिया है, तो बीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, अल्फा बराबर दिया है क्या 60 डिग्री, ए का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। और आप इसको एसआई वाला टर्म में सबको एसआई सॉरी इसको यहाँ पे एसआई टर्म में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे गुना क्या 10 पे पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा इसका। और आई कितना है 2 एम्पियर, तो इस सबको वैल्यू को पुट कीजिए इसमें, देखिए नहीं निकलेगा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान हो गया इसका। अच्छा करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन क्या कीजिएगा, ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अंदर की ओर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया हमारा। तो देखिए इतना कहानी था इसका कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस किधर होगा और कितना वैल्यू होगा, ये निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई वायर ऐसा है, इस तरह से एक वायर जा रहा है जिसमें कि यहां से यहां है, और फिर इस तरह से ऐसे चला जाए, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर निकालें और ये एक आयत बन जाए, तब देखिए क्या होगा, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। मान लीजिए इसमें एक जगह पर हमने बैटरी लगा दिया, तार निकाले इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया इसमें, तो सिर्फ इतने सा पोर्शंस के अगर आपको बताना है, देखिए कैसे करेंगे, करना कैसे है कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, तो आप इस तार को भूल जाइए, इस तार को भूल जाइए, इस तार को भूल जाइए, इस जगह पर आप इसके वजह से निकालिए, तो अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप इसको जोड़िएगा। अगर ये लेंथ दिया होता मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाता 5, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट होता है। तो देखिए किसी भी स्क्वायर का अगर ए दिया है लेंथ, ये भी ए है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा क्रॉस होगा, तो बी बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले इस पोर्शन का निकालिए। तो देखिए यहाँ से एंगल इस तरह से, अगर ये इस तरह से जाएगा तो यहाँ इस तरह से आप बांट दीजिए, तो देखिए यहाँ से पोर्शंस क्या हो गया a/2, तो डिस्टेंस आप जो a ले रहे थे दरअसल वो कितना हो गया a/2 आ गया। अच्छा ये एंगल कितना होता है, तो ये 90 होता है, और ये भी 90 होता है, और 20 से कटता है तो ये 45 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, तो ये भी क्या होगा 45। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू, साइन अल्फा 45 हो गया, और साइन बीटा भी क्या हो गया 45, a/2 दे दिया डिस्टेंस, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया, तो 10/2 तो 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी। अच्छा उसके बाद ये निकल गया इस वायर का, तो चलिए इस वायर का निकाल लिया आपने, इस वायर का निकाले, अंदर की ओर गया मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसके वजह से भी देखिएगा तो अंदर, तो अगर ये 5 टेस्ला बनाता है मान लीजिए,
तो ये भी 5 टेस्ला बनेगा। तो ये इसके 1 के वजह से हुआ, और ये बी किसके वजह से होगा, 2 के वजह से भी 5 टेस्ला, और इसके वजह से नीचे जो जा रहा है करंट, तो ये भी कितना बनाएगा, अंदर की ओर 5 टेस्ला, तो 15 हो गया। और अगर इधर जा रहा है करंट, तो ये भी क्या बनेगा, 5 टेस्ला। टोटल कितना हो गया, 5 गुना 4 कर सकते हैं, या 5 5 5 4 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सभी का क्या है, अंदर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक वायर ऊपर गया और दूसरा वायर का करंट नीचे गया, तो ये यहां से बनाया कितना, ए दूरी पर बनाया, मान लीजिए बी 5 टेस्ला, ठीक है। ये करंट आई ही जा रहा है, इसमें भी जा रहा है आई, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है। और ये स्क्वायर है, मान लीजिए ऐसा स्क्वायर का एक अथी बना दिया, तो यहाँ पे ये 5 टेस्ला बना रहा है अंदर की ओर, नहीं। अब देखिए ये किधर बनाएगा, ये भी अंदर की ओर बनाएगा, तो 10 हो गया। लेकिन अगर कोई पैरेलल वायर में जाएगा करंट, तब तो ये किधर बनाएगा, ये ऊपर जाने लगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन में ये अंदर बनेगा, इस तार के वजह से इधर बनेगा अंदर, लेकिन बीच में किधर बनेगा, बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 5 टेस्ला। और जब ये 5 टेस्ला बाहर की ओर बनाया और ये क्या बनाया, अंदर, तो एक क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और एक क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर, और दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री होगा, तो देखिए क्या होगा, वेक्टर दो अगर जब जोड़ते हैं, और a प्लस बी, और दोनों में अगर एक दूसरे का अपोजिट है, तो a माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई जगह पर ऐसा बात भी क्वेश्चन पूछता है। और नीट सबका जो क्वेश्चन होता है बेसिकली देखिए इस तरह से होता है। पैरेलल वायर है, ठीक है, और इस पैरेलल वायर के बीच में अगर 12 सेंटीमीटर का गैप है, तो 2 सेंटीमीटर इसके मिडिल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के वजह से। तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो इधर का पोर्शन के लिए ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस अगर दोनों में पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, इसको वायर को 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तो यहाँ पे B1 बनेगा, और यहाँ इसके वजह से क्या बनेगा, B2। अब डायरेक्शन देख लीजिए, पहले ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 क्या होगा, क्रॉस होगा अंदर की ओर। और जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। और जब नेट वेक्टर निकालिएगा इस जगह पर, तो क्या होगा, B1 वेक्टर प्लस क्या, B2 वेक्टर। चूंकि एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप इसको घटा सकते हैं, B1 माइनस क्या कर सकते हैं, B2, तो अपने आप ये वैल्यू निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। डायरेक्शन पूछेगा किधर, तो जो प्रभावशाली है, अगर मान लीजिए ये वाला नज़दीक है तो ज़्यादा प्रभावशाली है, तो असल में मैग्नेटिक फील्ड जो नेट होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा। या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, इसका वैल्यू आप जान जाइएगा, 4 सेंटीमीटर पे निकाल लीजिएगा। ये मान लीजिएगा अंदर जा रहा है, तो माइनस के, आपको याद होगा एक्स वाई जेड को मान लीजिए बाहर प्लस, तो इधर क्या होगा, के यूनिट वेक्टर होगा, इधर क्या होता आई, इधर क्या होता जे। तो बाहर क्या वाले को क्या लीजिएगा, के वेक्टर, तो बाहर कौन है, B2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B1 क्या हो जाएगा, B1 अंदर की ओर है, तो ये माइनस के हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, अंदर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, के वेक्टर। तो नेट वेक्टर आपको निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो ये वेक्टर तरीके से जोड़े हम, वो थोड़ा सा लॉजिक लगा के जोड़ दिए डायरेक्ट। तो नीट सब में इसको करने की जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ पे फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड का हेर फेर होता है, आपको पता होना कि अंदर है कि बाहर है। तो ऐसे भी आप लॉजिकली बता सकते हैं, दोनों में करंट अगर आई ही जा रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ दोनों का सेम ही है, और दोनों के सेम ही एक लाइन पर ले रहे हैं, तो इधर 4 सेंटीमीटर वाले पर तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा ना 8 के तुलना में, क्योंकि वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, और वायर के नज़दीक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ में मैग्नीट्यूड होगा, और इसके तुलना में इसका क्या होगा, कम होगा। तो ज़्यादा प्रभावशाली कौन, अंदर वाला, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर बचेगा, अंदर की ओर। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो कि इससे जुड़ा हुआ होगा, और इसी पे आधारित आप देख सकते हैं किसी स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। नेट अगर करंट ऐसे जा रहा है तो आप एक के कारण निकालिएगा, यहाँ पे इस तरह से करके, ये 45 डिग्री लीजिएगा, ये भी 45 डिग्री लीजिएगा, और ये ए अगर डिस्टेंस है, ये मान लीजिए अगर डी डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस बीच में ए था
वो d/2 हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। इसमें करंट आई है तो ये 1 के कारण निकाल लीजिए और उसको 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि सभी का डायरेक्शन तो अंदर होगा। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और यही था हमारा एप्लीकेशन बायोट-सावर्त लॉ का फर्स्ट। सेकेंड है सर्कुलर वायर के में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे क्या होगा। और फिर एक तीसरा है कि उसके एक्सिस पर क्या होगा, एक्सियल लाइन पर क्या होगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा जिस बच्चे को, जिसका बायोलॉजी है, हो सकता है उसको दिक्कत हो तो उसको दोबारा देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।